हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाहे आप सीटेट दीजिए, चाहे आप एस्टेट दीजिए, चाहे आपका चंडीगढ़ पीआरटी हो या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी हो, रिट हो, यूपी टेट हो, महाटेट हो, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को दीजिए, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा जो कराने का तरीका है वो मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एनसीईआरटी में जो भी फैक्ट हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, उन सभी को एक साथ एक जगह पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप स्किप मत कीजिएगा और इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में। यानी कुछ नए साम्राज्य उदय हुआ, कुछ नए राज्यों का उदय हुआ, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे प्रशस्तियों को कि प्रशस्ति क्या होती है। उसके बाद हम देखने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो एक महान राजा थे, तो उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन काल के अंदर, हम उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपके सामने हर्षवर्धन को, और हर्षचरित्र किसने लिखी, हर्षवर्धन कौन थे, कहाँ के राजा बने, किस समय में ये राजा बने, हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, हम इन सब को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक फ्लो के अंदर, एक सीरीज के अंदर चीज़ों को आराम से करते जाइए। ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट होगा आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे लेना, कोई क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या बताती हैं आपकी प्रशस्तियाँ। तो ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन सबसे पहले बात यही आती है कि जो प्रशस्ति होती है ना, ये प्रशस्ति होती क्या है, किस चीज़ को हम प्रशस्ति बोलते हैं। तो देखिए, यह एक विशेष किस्म का क्या होता है, अभिलेख होता है। जिस तरह से हमने पीछे देखा ना, अभिलेख छपवाते थे, जैसे अशोक राजा थे, उन्होंने भी अभिलेख छपवाए थे। तो इस तरीके से जो प्रशस्तियाँ होती है ना, एक विशेष किस्म का होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रशस्ति। अब विशेष क्यों होता है, तो देखिए, प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा करना। यानी कि जो भी प्रशस्तियाँ होती है ना, उसमें किसी राजा के बारे में, किसी महाराजा के बारे में, उसके परिवार के बारे में क्या होती है, खूब ही खूब प्रशंसा की जाती है। ठीक है ना, उनकी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर लिखी जाती हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है प्रशस्ति। तो आपको याद रखना है, जो प्रशस्ति है वो कैसा वर्ड है, आपका संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेख से हमें पता चलता है किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। और इसे किसने लिखा था, दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था, दरबारी कवि हरिसेन ने। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या याद रखना है, जो हरिसेन है, जो कवि हरिसेन थे, किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, दरबारी कवि जो हरिसेन थे वो किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और ये अभिलेख कहाँ पर है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे है, यानी कि इलाहाबाद के अंदर। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस मैप को आप फिर से देखिए, कल भी हमने इस मैप को आपको रिवाइज करवाया था, आज मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज भी यहाँ से कुछ कंसेप्ट हैं। देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा, ये पता है इनको बोला जाता है आर्यवर्त। क्या बोला जाता है, आर्यवर्त। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये आर्यवर्त कहलाते हैं। जैसे थानेसर हो गया और बाकी हमारा ये असम हो गया, इस साइड के जो भी एरिया है ना, ठीक है, ये आपके आंतरिक एरिया के अंदर आते हैं। और बाहरी अगर बोल रहे हैं तो बाहरी का मतलब हो गया आपके इंडिया से बाहर के, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो ये सब हमारे बाहरी के अंदर आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे याद रखना है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पल्लव हैं, चालुक्य हैं, ये सारे किस साइड पड़ते हैं, चोल, चेर, पांडे, ये सभी आपके दक्षिण के अंदर पड़ते हैं। एक आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, नर्मदा नदी यहाँ पे इस जगह पर पड़ती है आपकी,
ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के जस्ट बीच के अंदर कौन सी पड़ती है? आपकी नर्मदा नदी। ये याद रखना आप, ठीक है। और देखिए, और क्या याद रखना है? बस इतना ही आप याद रख लीजिए। ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे ना तो उसमें यूज होंगी। और एक चीज आप ये देखिए, ये लाल वाले चिन्ह दिख रहे हैं ना आपको, ये है आपके गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। ठीक है, कौन सा वंश? गुप्त वंश। जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त जो वंश था, उन्होंने जीते थे ये सारे के सारे नगर। और आप देख सकते हैं ये कहाँ पे हैं? ये आपके पूर्व के तट के पास हैं सारे के सारे। तो आपको एक ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में, यानी कि वो प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। हम उन चीजों को देखेंगे। देखिए, इसमें कवि ने समुद्रगुप्त को यानी कि राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। किसकी? समुद्रगुप्त की। और किसने की है? हरिसेन ने की है, क्योंकि उन्होंने ही इनकी प्रशस्तियां लिखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है। किसके बराबर? ईश्वर के बराबर बताया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप की स्टेटमेंट आपसे दे दी जाएगी कि ये स्टेटमेंट है और ये किस राजा या किस महाराजा के बारे में कहा गया है। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट वाला आपको याद रखना। देखिए क्या है? जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों से या फिर बर्छों से, ये सब क्या है? ये आपके हथियार हैं जो हमला करने के लिए यूज किए जाते हैं, उपकरण है ये। तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी कि यहाँ पर किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, किसी राजा के बारे में प्रशंसा की गई है। अब उसे इतनी ज्यादा चोट लगी है, इतने उसके शरीर के ऊपर निशान है, जो क्या दिखाते हैं? उसकी महानता को दिखाते हैं। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि ये किसके बारे में कहा गया है, तो आपको बताना है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और ये किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, किस वंश के? गुप्त वंश के। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव जैसे एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आपके टीचिंग एग्जाम में भी आएगा। तो देखिए, लोगों के माइंड में होगा कि यार 6th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ से क्या आता होगा। देखिए, जिस इंसान की 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बेस्ट तरीके से कर रखी है ना, सीधा और सिंपल सा है, वो किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, उसका अलग ही कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भाई एनसीईआरटी को पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बिखेरी हुई है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। तो वो सब मैं आपको एक जगह एक साथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, इन क्लासेस को आप रेगुलर देखिए और फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठना, कुछ बाहर से नहीं आएगा। जो एक्स्ट्रा होता है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वीणा बजाने वाला राजा कौन सा है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त। और नेक्स्ट वाला पूछा जाता है, किस राजा को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? यानी कि कोई सिक्का है और उस सिक्के के ऊपर इस राजा की क्या बनाई गई है? प्रतिमा बनाई गई है, एक मूर्ति बनाई गई है, एक चित्र बनाया गया है। किसके साथ? वीणा बजाते हुए बनाया गया है। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन से राजा है? आपके समुद्रगुप्त हैं, याद रखना भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। किस शासक ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्यों में मिला लिया था? तो मैंने आपको आर्यावर्त अभी जस्ट बताया था ना, मथुरा वाला जो एरिया है, नालंदा वाला जो एरिया है, वो वाला कंप्लीट। ठीक है, यानी कि बिहार का जो क्षेत्र है किसके अंदर आएगा? आपका आर्यावर्त के अंदर। तो किस शासक ने आर्यावर्त के 9 शासकों को, याद रखना भाई, कितने शासकों को? 9 शासकों को हराकर अपने राज्यों में मिला लिया था। तो कौन थे? आपके समुद्रगुप्त थे, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणापथ के 12 शासकों, जो मैंने आपको दक्षिण में, ये हमारा मैप है, यहाँ पर मैंने लाल बिंदु आपको समझाए थे ना, तो ये किसने जीते थे? ये आपके समुद्रगुप्त ने ही जीते थे। तो दक्षिणापथ के 12 शासकों द्वारा समर्पण किए जाने के बाद भी किस शासक ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त। यानी कि ये जीत गए थे, उन्होंने समर्पण भी कर दिया था जो इनके दुश्मन थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? उनको माफ करके और उनको शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो ऐसा करने वाले कौन थे? आपके समुद्रगुप्त। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ के शासक समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते और उनके दरबार में उपस्थित भी रहते थे? तो ये कौन से होंगे? असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। तो आपको ये याद रखने हैं, असम याद रखना है, तटीय बंगाल याद रखना है,
नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण व संघ। तो अगर आप ये याद ना रखो तब भी चल जाएगा, लेकिन ये तीनों याद रखना, असम, तटीय बंगाल और नेपाल, ये तीनों आपको 100% याद रखने हैं कि ये वो लोग थे, वो राजा थे जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और दरबार में भी उपस्थित रहते थे। ठीक है, तो याद रखना आप। नेक्स्ट है, किन शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता भी स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? तो कौन थे? आपके कुषाण, शक और श्रीलंका के शासकों ने, यानी कि आपके दक्षिण के ही हैं। जैसे कुषाण है, ये मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था, कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, लगभग जो महाराष्ट्र का जो एरिया है ना वहां पे पड़ता है आपका कुषाण। तो कुषाण, शक और जो श्रीलंका के शासक है ना, उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त के साथ कर दिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? आपके प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम है, क्या नाम है? प्रयाग। उज्जैन कहां पर है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और आपका पाटलिपुत्र, यानी कि बिहार में। पटना का जो पुराना नाम है वो था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जो गुप्त शासन है उसके महत्वपूर्ण केंद्र थे आपका प्रयागराज यानी प्रयाग, जो इलाहाबाद का पुराना नाम है, उज्जैन और आपका पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की मां क्या नाम था? कुमार देवी। ये किस गण से संबंधित थी? आपके लिच्छवी गण से। आपको 100% ये चीज याद रखनी है। तो समुद्रगुप्त की जो मां है कुमार देवी, वो किस गण से संबंधित थी? आपके लिच्छवी गण के साथ। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त। देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये मौर्य वाला चंद्रगुप्त नहीं है भाई, ये चंद्रगुप्त है गुप्त वंश का। जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश से थे, लेकिन यहाँ पे है चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त है, ये आपके गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। आपको क्वेश्चन मिल गया एक नया। गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। और जो कौन थे? आपके समुद्रगुप्त के पिता थे। तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। याद रखनी है, ये उपाधि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। महाराजा धीराज की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी? तो कौन कौन थे? एक तो आपके चंद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त ने भी की थी, यानी कि दोनों ये थे बाप बेटे, पिता पुत्र, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को किसने पराजित किया था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये कौन थे? आपके समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कह देते हैं। कह देते हैं? विक्रमादित्य। तो यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो नाम है वो विक्रमादित्य भी है। तो इन्होंने पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को पराजित किया था। और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबारी कवि थे? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हो सकता है कुछ समय इन्होंने किसके दरबार में निकाला हो? समुद्रगुप्त के में, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले था, उनके पुत्र था, उनका पुत्र ही तो चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। तो हो सकता है इनके दरबार में भी मिले, लेकिन मेनली अगर आपसे पूछा जाता है तो आप चूज करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। तो ये सीधा और सिंपल सा है। जो हर्षचरित्र है क्या है? वो हर्षवर्धन की क्या है? जीवनी है। तो हम इन सब चीजों के बारे में अब देखने वाले हैं। तो देखिए, गुप्त शासकों के बारे में उनके अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। हम देख चुके हैं भाई, वीणा बजाने वाले कौन थे? आपके समुद्रगुप्त थे। कैसे पता चला? सिक्कों के ऊपर उनकी इमेज है, उनकी प्रतिमा है। अभिलेख है, किसका था? आपकी प्रशस्ति समुद्रगुप्त की थी। तो गुप्त शासकों के बारे में उनके अभिलेखों व सिक्कों से पता चलता है। लेकिन कुछ शासकों के बारे में उनकी जो जीवनी है ना, उनसे भी पता चलता है। जैसे कौन? आपके हर्षवर्धन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए, हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। कब शासन किया था? 1400 साल पहले शासन किया था। और राजा हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र लिखी किसने है? दरबार कवि बाण भट्ट ने। किसने लगी है? दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी है। और कौन सी भाषा में लिखी है ये भी आपको याद रखना है। संस्कृत भाषा के अंदर लिखी है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? हर्षचरित है। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और हर्षचरित को लिखने वाले कौन थे? तो दरबारी कवि थे बाण भट्ट। और आपको क्या याद रखना है? बाण भट्ट किसके दरबार के अंदर थे, यानी किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके हर्षवर्धन के। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वयं तसांग। जो चीनी यात्री थे, ये किसके दरबार में आए थे या किसके समय में आए थे? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन।
किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। जैसे हमने फाइयान पढ़ा था, मेगास्थनीज पढ़ा था, तो जो मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको 100% याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, अपने पिता व बड़े भाई, यहाँ पे भाई आएगा भाई, बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर हर्षवर्धन राजा बने थे। कहाँ के? आपके थानेसर के। और थानेसर कहाँ पर पड़ता है? आपका हरियाणा के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अपने पिता व बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर जो हर्षवर्धन राजा बने थे, कहाँ के बने थे? थानेसर के बने थे। और थानेसर कहाँ पर है? आपका हरियाणा के अंदर। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के बहनोई जो कहाँ के शासक थे? आपके कन्नौज के शासक थे। कहाँ के? कन्नौज के शासक। और कन्नौज के शासक होने के बावजूद इनको किसने मार दिया था? बंगाल का एक शासक था, उसने मार दिया था इनके भाई को। तो उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने खुद जाकर कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद इसने बंगाल के ऊपर आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो शासक था उसने इसके बहनोई को मार दिया था, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, मगध व बंगाल को जीतने के बाद, अब सीधा और सिंपल सा है, इन्होंने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीत भी लिया। क्योंकि तभी अगली लाइन में ये बताया गया है कि मगध, मगध क्या है? आपका जो बिहार वाला जो एरिया है ना, वो कंप्लीट मगध के अंदर आता था। तो मगध व बंगाल को जीतने के बाद अब, यानी कि जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिणी तरफ बढ़ना चाहा ना, तो इनको रोक दिया गया। और रोका किसने? आपके चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। यानी कि हर्षवर्धन नॉर्थ के अंदर तो इन्होंने अपना शासन जमा लिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो अब ये बढ़ना चाह रहे थे दक्षिण के अंदर। और मैंने आपको बताया था दक्षिण सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने नर्मदा नदी के बारे में बताया था। अब ये आपकी नर्मदा नदी है, ऊपर की साइड क्या है? आपकी विंध्य की पहाड़ियां, और नीचे क्या है? आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये तो आपकी विंध्य है, ये क्या है? आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी है। और सतपुड़ा की पहाड़ी के नीचे आपकी क्या बहती है? ताप्ती नदी बहती है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछे जाए विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी को क्रॉस करके कहां पर जाना चाहते थे? दक्षिण के अंदर जाना चाहते थे। लेकिन दक्षिण में कौन थे? आपके चालुक्य। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर दक्षिण में प्रस्थान के समय हर्षवर्धन को किस राजा ने रोका था, या किस राजा ने उन्हें जाने से रोक दिया? तो वो थे आपके चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पल्लव चालुक्य। और चालुक्य के अंदर कौन मेनली? आपके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो अब हम इन चीजों को देखेंगे। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये दक्षिण के अंदर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे, मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट अभी भी बताया मैंने, ठीक है। अब आगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट सारी याद रखनी है। अब जो पल्लवों का राज्य है ना, वो कहां पे था? आपकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर, यानी कि आपको याद रखना है पल्लवों की राजधानी क्या थी? आपकी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक पड़ता था आपका पल्लवों का राज्य। और अगर आपसे चालुक्यों का राज्य पूछा जाता है तो कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं ना, उनके बीच का जो राज्य था वो आपके चालुक्यों का था। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? आपकी एहोल। और एहोल भी मैंने जस्ट अभी आपको मैप के अंदर दिखाई थी। तो चालुक्यों की राजधानी आपकी एहोल थी, पल्लवों की राजधानी आपकी कांचीपुरम थी। और पल्लवों का राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक क्या था? आपका पल्लवों का राज्य था। और चालुक्यों का अगर पूछा जाता है तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। और चालुक्य में मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने क्या जीता था, मैंने आपको रेड लाइन के अंदर नगर दिखाए थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको माइंड में याद रखनी है। आगे देखते हैं। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। आक्रमण नहीं, अतिक्रमण बोला जा रहा है। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की जमीन को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करते हैं ना, उसको बोला जाता है अतिक्रमण। यानी कि आप अपने राज्य की सीमा है, यहां तक है, लेकिन आप जबरदस्ती उस सीमा को क्या कर रहे हैं? क्रॉस करके इस सीमा को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका अतिक्रमण। तो पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मुख्य रूप से राजधानियों पर, जो कि क्या थी? एक समृद्ध शहर थे। भाई सीधा और सिंपल सा है, जहां पर फायदा होगा वहीं पे तो इंसान अतिक्रमण करने की सोचेगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। मैंने आपको बताया नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। और ये किस वंश से थे? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, चालुक्य वंश के साथ थे, चालुक्य वंश से थे रिलेटेड, ठीक है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे कौन? आपके पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश के? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इनकी प्रशस्ति किसने लिखी है? दरबारी कवि रविकीर्ति ने। तो आपके क्वेश्चन बन गए ना, जैसे हमसे पिछली बार बाणभट्ट पूछा था, तो बाणभट्ट किसके दरबार में थे? आपके हर्षवर्धन के दरबार में थे। उसके बाद अब आपसे पूछ रहे रविकीर्ति, तो जो रविकीर्ति है
इन्होंने प्रशस्ति लिखी किसकी? पुलकेशिन द्वितीय की। तो सीधा और सिंपल सा है, जो रवि कीर्ति है किसके दरबार में है? आपके पुलकेशिन द्वितीय के दरबार के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रशस्ति में इन्होंने मेनली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया, यानी जो पुलकेशिन द्वितीय की मेनली जो 4 पीढ़ियां है ना, उनके बारे में बताया, और भी बताया है बाकी पीढ़ियों के बारे में भी, लेकिन मेनली जो फोकस किया है वो 4 पीढ़ियों के ऊपर किया है। किसने? रवि कीर्ति ने। किसकी प्रशस्ति के अंदर? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के अंदर। आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को जो शासन मिला था ना, वो उनके चाचा से मिला था। किससे मिला था? उनके चाचा से मिला था, याद रखिए भाई। आगे चलते हैं। इन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाए थे। पूर्व के अंदर भी और पश्चिम तटियों, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है इन तटों के बारे में। ये तो आपका पश्चिमी तट हो गया और ये आपका पूर्वी तट हो गया। तो इन दोनों जगह पर इन्होंने अभियान चलाए थे। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने राजा हर्षवर्धन को दक्षिण में बढ़ने से रोका था। हम पढ़ चुके हैं, जब हमने हर्षवर्धन देखा तो उस समय भी ये क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन को दक्षिण में बढ़ने से किस राजा ने रोका था? चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय ने। तो यहाँ पर वही बात फिर से लिख दी। अब इन्होंने यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को दक्षिण में बढ़ने से रोका था? तो कौन थे आपके? हर्षवर्धन थे। ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में एक बात की गई है। अब हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। लेकिन किसके साथ युद्ध में हार के बाद हर्ष का हर्ष नहीं रहा था, यानी कि हर्ष का आनंद ही खत्म हो गया। तो किसके बाद? आपके पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद। ठीक है, किससे हारने के बाद? पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद। आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किए थे, और पल्लवों की राजधानी क्या थी? आपके कांचीपुरम। मैं बार बार चीजें आपको रिवाइज कराऊंगा और आप टेंशन मत लीजिए। इस सारे के सारे जितने भी फैक्ट है ना, बेस्ट जो फैक्ट है, इन सभी को लास्ट में जब समरी दूंगा ना, तो उस समय इनको एक साथ लिख दूंगा। तो आपकी इतनी बार मैं रिवीजन करवा दूंगा लास्ट तक कि आपके माइंड मजबूर हो जाएगा चीज़ों को याद रखने के लिए। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बस रेगुलर इन क्लासेस को आप देखते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। यानी कि उस राजा को आक्रमण होने के बाद उस राजा को कहां पर शरण ली? कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। और कांचीपुरम क्या है? आपके पल्लवों की राजधानी है, सबको पता है। आगे देखिए। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। हाँ ठीक है भाई, पुलकेशिन द्वितीय ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो इनकी विजय थी ना, ये थोड़े समय के लिए ही थी। क्यों? क्योंकि पल्लवों और चालुक्यों को अंततः किसने? राष्ट्रकूटों ने तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था बहुत ही जल्दी। तो ये जो विजय थी ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी, आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? अगर जो आपके चालुक्य वंश थे, चालुक्य वंश को हटाने वाले कौन थे या हराने वाले कौन थे? आपके राष्ट्रकूट तथा चोल वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट और चोल वंश। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन राज्यों का प्रशासन के बारे में, यानी कि जो आपके चालुक्य वंश हो गया, हर्षवर्धन हो गया, इन राज्यों का जो प्रशासन था ना, वो किस तरीके से चलता था। कौन कौन लोग थे जो इन चीज़ों को हैंडल करते थे। ठीक है, जैसे कोई देखता होगा भाई, नॉर्मल सी बात है, जो पैसे वाला हिसाब किताब है वो कोई और व्यक्ति देखता होगा। सैनिकों का हिसाब किताब है वो कोई और व्यक्ति देखता होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, शुरू में प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी ना, वो गांव होते थे। स्टार्टिंग के अंदर कौन होते थे? गांव होते थे। यानी कि जो गांव में लोग होंगे ना, उन्हीं को प्रशासन की इकाई सौंप दी जाती थी कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, इस तरह से शुरुआत के अंदर। लेकिन बाद में राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक या सैन्य शक्ति जुटाने के लिए काफी बदलाव किए। अब बदलाव का मतलब क्या हो गया भाई? सीधा सिंपल सा बात है, एक दूसरे की चापलूसी करने लग गए। ठीक है ना, जिनसे फायदा होने लगा उनको कोई अच्छा अच्छा पद देने लग गए, इस तरह की चीजें आ गई। ठीक है, नेपोटिज्म आ गया एक तरह से। तो देखिए, बात करते हैं। कुछ प्रशासनिक पद आनुवांशिक बन गए। अब अनुवांशिक के बारे में हमने पहले भी बात किया है, शायद कल की ही क्लास के अंदर था। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक का मतलब ये है, कोई पद है मान लो ये, अब इस पद के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, तो जब ये मर जाएगा ना, जब ये इस पद से हट जाएगा ना, जब इसकी डेथ हो जाएगी ना, तो इसके पद से हटने के बाद इसका बेटा ही इस पद पर बैठेगा। तो इसे बोलते हैं अनुवांशिक। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार जो पद चलते रहते हैं ना, वो आपके अनुवांशिक पद कहलाते हैं। अगर पिता की डेथ हो गई, पिता हट गया कुर्सी से, तो उसका बेटा ही उस कुर्सी पर बैठेगा। इसको बोलते हैं हम अनुवांशिक। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि जो कवि हरिसेन थे ना, अपने पिता की तरह क्या बने? महादंड नायक बने, यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी बने। यानी कि जो कवि हरिसेन है, उनके पिता क्या थे? मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो इनके पिता के बाद कौन बने? हरिसेन ही बन गए। तो बन गए ना, पहले पिता थे फिर बेटा बन गया। और साथ में एक से ज्यादा पदों पर भी थे। कौन? कवि हरिसेन। जैसे कि कुमारापात्य है, तो आपको याद रखना है, कुमारापात्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्री।
आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। महादंड नायक आपको याद रखना है। अब महादंड नायक का मतलब होता है मुख्य न्याय अधिकारी, तो इसको तो आप याद रख भी लेंगे। भाई दंड का मतलब क्या होता है? सजा देना। सजा कौन देगा? कोई जो न्याय का अधिकारी है वही सजा देगा। तो महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी हो गया। कुमारापत्य का मतलब हो गया महत्वपूर्ण मंत्री। और एक होता है आपका एक संधि विग्रहक, यानी कि संधि विग्रहक। अब विग्रहक का मतलब क्या हो गया? यानी कि युद्ध व शांति के विषयों के जो मंत्री होते हैं ना, वो आपके संधि विग्रहक कहलाते हैं। इस चीजों को आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रशासन में कुछ मुख्य व्यक्ति भी शामिल थे। कौन कौन थे? जैसे नगर श्रेष्ठी। और नगर श्रेष्ठी किन्हें बोलते थे? यानी मुख्य बैंकर या शहर का कोई बड़ा व्यापारी होगा ना, उसको हम नगर श्रेष्ठी बोलते हैं। श्रेष्ठ का मतलब बड़ा होता है। एक होता है आपका सारथवा। सारथवा का मतलब होता है यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। व्यापारी हैं, व्यापारियों का जो काफिला है, उनका एक गुट है, संगठन है, संघ है, उसका जो नेता होगा ना, वो कहलाता है आपका सारथवा। इस टर्म है, इनको आप 100% याद रखना, ऐसे ही मत समझना आप। ठीक है। अब प्रथम कुलिक क्या होता है? प्रथम कुलिक का मतलब होता है मुख्य शिल्पकार। जो मुख्य शिल्पकार है उसको बोला जाता है प्रथम कुलिक। और लिपिकों के जो प्रधान थे ना, वो कहलाते हैं आपके कायस्थ। कायस्थ या कायस्थो। कौन कहलाते हैं? लिपिकों के जो प्रधान थे वो कहलाते हैं आपके कायस्थो। कायस्थो। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं मैं। काय से और थो। कायस्थो क्या कहलाते थे? आपके लिपिकों के प्रधान। आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ राजा अभी भी सुसंगठित सेना रखते थे। हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, सुसंगठित जो सेना है वो रखनी स्टार्ट कर दी थी राजाओं ने। और जब रखने लगे थे तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा सामान की जरूरत पड़ी, ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। और उसके लिए क्या करने लगे? नियमित रूप से कर को वसूलने लगे थे। पहले कभी कभी कर लेते थे, शुल्क लेते थे, अब नियमित कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो आपके लिए समझना ईजी होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सीरियल वाइज चलते रहिए। आप कभी भी चीज़ों को एक साथ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, समझकर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। ठीक है। अगर आप सीधा और सिंपल सा है, डेली अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप ये सोचे एक दिन तो मैं पढ़ लूँ 15 घंटे और नेक्स्ट 3-4 दिन मैं रेस्ट करूँ। अब भाई उस दिन मैंने 15 घंटे पढ़ लिया था, 4 × 3 = 12, मेरा लगभग साढ़े तीन दिन का काम खत्म हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। ऐसे नहीं करना है, आप रेगुलर पढ़िए, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। और इन चीज़ों का रिजल्ट है ना, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। और देखिए, आप इस चीज़ को माइंड में सेट रखिए, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी है ना, वो 2 से 3 महीने में नहीं हो सकती अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इसलिए ये समय है, ये सही समय है, आप लग जाइए। 2024 में वैसे भी इलेक्शन आने हैं, तो उस चक्कर में हर फील्ड के अंदर वैकेंसी आनी ही आनी है। टीचिंग लाइन में हर डिपार्टमेंट निकालेगा, चाहे फिर वो केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह वैकेंसी आनी ही आनी है। तो आप सीरियसली इन एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है। आगे देखिए, कुछ राजा अभी भी सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। साथ में कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को क्या देते थे? सैन्य सहायता देते थे। भाई सेना नायक का काम क्या होगा? सेना को संभालना। ठीक है। तो क्या करते थे, जब भी राजा को जरूरत होती है ना, तो ये सेना नायक राजा को सैन्य सहायता देते थे। अब देखिए, सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इनका कोई वेतन जो है ना, जो इनकम है, जो सैलरी है, वो फिक्स नहीं थी। बदले में इन्हें कुछ भूमिदान दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमिदान में दी जाती थी, जिनसे ये कर वसूलते थे। और सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी करते थे और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। और ऐसे व्यक्ति कहलाते थे आपके सामंत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आपको सामंत का दूसरा रूप दिखाता हूं। सामंत का मतलब पता क्या है? एक राजा है, और इस राज्य का इतने बड़े एरिया के अंदर क्या है? राज है। ठीक है, इसका एक ही राज्य है। अब सीधा और सिंपल से, अगर राजा है तो वो हर जगह तो नजर रख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? जो सामंत होते हैं ना, उसने क्या किया, इसके अंदर 7-8 सामंत बना दिए। इस जगह को 7-8 जगहों के अंदर बांट दिया और हर जगह क्या बना दिया? इनको सामंत बना के बैठा दिया। यानी कि अपने अपने जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ना, जिन पर इसको विश्वास था, उनको बैठा दिया सामंत बनाकर। खुद बैठ गए एकदम बीच में। ये आसपास का इलाका है, उसका ध्यान तो मैं रख लूंगा, बाकी आप लोग सामंत हो, आप अपने एरिया को क्या रखिए? ध्यान रखिए। और जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, युद्ध के अंदर कहीं पे जा रहा हूं, तो आप लोग अपनी जो सेना है ना, वो मेरे पास बैठ जाएंगे। तो ये होते थे सामंत। तो काफी बार क्या होता था, राजा और सामंतों के बीच में भी नहीं बनती थी। और जब नहीं बनती थी ना, तो ये लोग क्या करते थे, जब इन्हें पता चलता था अगर भाई राजा आजकल कमजोर है ना, तो उसके पास सैन्य सहायता है ना कुछ और, तो ये लोग स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। यानी 2-3 आपस में मिल गई, राजा को हराने के बारे में सोच ली या कोई साजिश कर ली, इस टाइप की चीजें की जाती थी। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, जो सेना नायक होते थे ना, वो एक तरह से सामंत कहलाते थे। और ये क्या करते थे, जब भी इन्हें पता चलता ना अगर राजा दुर्बल है, तो वो स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, यानी कि राजा के अधिकार से बाहर जाने की कोशिश करते थे।
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कहलाते हैं आपके सामंत, क्योंकि राजा कंप्लीट राज्य को एक साथ नहीं देख सकता, तो अपने जो विश्वास वाले जो लोग होते हैं ना, उनको वो सामंत के तौर पर आसपास के इलाकों में बैठाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। तो ठीक है, प्रशासन चल रहा था, लेकिन कुछ सभाएं भी होंगी जो उस प्रशासन को संभालती होंगी या कुछ ना कुछ काम करती होंगी एकदम ग्राउंड लेवल पर, एकदम जमीन लेवल पे। तो देखिए, ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन है जिसको बोला जाता है सभा। अगर आपसे सभा पूछा जाए तो दक्षिण के अंदर जो सभा है ना, सभा का मतलब है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, उनका गुट, उनका संघ। ठीक है, उनकी एक क्या हो गई, एक झुंड हो गया, उसको बोला जाता है सभा। अब देखिए, यह सभा क्या करती थी, यह उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों आदि के देखरेख का काम करती थी। क्या, आपकी सभा। और जहां पर ये सभा नहीं होती थी ना, यानी कि ब्राह्मण भूस्वामी संगठन नहीं होते थे ना, तो वहां पर जो काम करते थी वो कहलाती थी आपकी उर ग्राम सभा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वो क्या कहलाती थी, आपकी उर ग्राम सभा, याद रखना आप। और एक होता है आपका नगरम। नगरम का मतलब होता है व्यापारियों का एक संगठन। किसका संगठन, व्यापारियों का एक संगठन क्या कहलाता है, आपका नगरम कहलाता है। और इन सभी राजाओं पर इन धनी व्यक्तियों या व्यापारियों का क्या था, नियंत्रण था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उस जमाने में आम लोग, यानी कि उस जमाने में, ठीक है भाई, हमने राजा महाराजा पढ़ लिए, हमने महापात्य पढ़ लिए, हमने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन हम बात करेंगे हम जनसाधारण के बारे में, यानी कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जो आम जनता थी, आम जो लोग थे, उनके बारे में, यानी कि एक प्रकार से उनकी प्रजा। तो देखिए आप, उस समय के जनसाधारण की जो झलक है ना, हमें कालिदास के नाटकों में देखने को मिलती है। इसके नाटकों में, कालिदास के नाटकों में, जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण को दिखाते हैं, यानी कि राज दरबार का जो चित्र है ना, उसको सजीव तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए, राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते दिखाया है। किसने, आपके कालिदास ने। चित्रों के अंदर अगर जो राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण है ना, वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि जो साधारण लोग हैं तथा महिला है, वो बोलती हैं आपके प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, आपकी प्राकृत लैंग्वेज। और देखिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका भाई, कालिदास के एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो इनका नाटक है, बहुत ही फेमस नाटक, किसका है, आपके कालिदास का। तो ये किसके बारे में है, एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है इसके अंदर। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है किसके बारे में है, तो दुष्यंत राजा थे और जो रानी थी उनका नाम था शकुंतला। तो इन दोनों की प्रेम कहानी है ये अभिज्ञान शकुंतलम। और उसमें एक करेक्टर है ना, वो गरीब मछुआरे के बारे में भी है। ठीक है, तो एक गरीब मछुआरे के साथ जो राजकर्मी है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, तो इसके बारे में भी है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। और अगर आपसे वैसे पूछा जाता है तो मेनली ये है राजा दुष्यंत और एक रानी थी शकुंतला, उनकी प्रेम कहानी से रिलेटेड है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, अभिज्ञान जो शकुंतलम है वो राजा दुष्यंत व शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखना आप। आगे देखिए, अब चिन्नी यात्री फाइयान, मैंने देखा ना, इसको मैंने बताया था आपको, फासियान भी बोल सकते हैं आप। तो वहां के अछूत लोगों के साथ दुर्गति के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोग आम जनता की बात कर रहे हैं ना, तो इन्होंने भी आम जनता के बारे में कुछ कहा है और इन्होंने चूज किया है अछूत लोगों कि उनके बारे में क्या बोले ये। तो देखिए, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, यानी कि अछूत लोगों को, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे और यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर खुद को छूने या संपर्क में आने से बचाते थे। ऐसी स्थिति थी, यानी अछूत इतने ज्यादा प्रभावित थे इस चीज से, उनको इतना ज्यादा अछूत समझा जाता था कि अगर वो बाजार में आ रहे हैं ना, तो उन्हें पहले बताना पड़ता था कि हम लोग बाजार में आ रहे हैं। सभी लोगों को सतर्क करना पड़ता था ताकि गलती से भी लोग उनसे ना भिड़े। ठीक है, ये चीज की जाती थी उस समय के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक जगह बाण भट्ट ने राजा यात्रा या अभियान पर निकली राजा की सेना का चित्रण किया है और लिखा है। किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट किसके दरबार में थे, अभी हमने बात की थी हर्षवर्धन के दरबार में। ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, अभियान पर निकली एक सेना का चित्रण किया है और क्या बताया है। देखिए, जब ये सेनाएं जाती थी ना, या कहीं से भी निकलती थी, गुजरती थी किसी इलाके से, तो अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। कैसे, गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, जो व्यापारियों के जो काफिले होते थे उनमें जो बैल होते थे जो वो साथ लेकर आते थे, वो बैल थे वो हलचल के मारे उस माहौल से डरकर भाग जाते थे। यानी कि बहुत बुरी दुर्दशा होती थी। जो सैनिक चलते थे, जो सेना चलती थी, वो सब कुछ कुचलते हुए चलती थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट, बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया
धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो यहाँ पर आपको किस तरह से याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, ये बात किसने कही है? बाणभट्ट ने की है। दूसरा तरीका कैसे पूछा जा सकता है, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, ये बात किस विषय में की गई है? तो आपको याद होना चाहिए, यह बात कही गई है राजा यात्रा या अभियान पर निकली राजा की सेना के बारे में। क्या कहा गया है? पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। और ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमने जस्ट बात की, जब ये सेना आगे बढ़ती रहती थी तो अपने पीछे पीछे क्या करती थी? ये बहुत बुरी या विध्वंस या विनाश करके छोड़ जाती थी, विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। तो इसलिए बोली ये चीज, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। आगे चलते हैं। अब देखिए, बात करेंगे अरब के बारे में। जो आपका हर चैप्टर है ना, हर चैप्टर के लास्ट के अंदर एक जगह बात की गई है अन्यत्र की। अन्यत्र का मतलब अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड किसी और के बारे में बात की गई है, तो कुछ ना कुछ जो बाकी विदेशी चीजें हैं ना, उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो ये अरब वहां से है। तो देखिए आप, मरुभूमि होने के बाद भी अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। मरुभूमि यानी मरुस्थल, तो मरुस्थल होने के बाद भी अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। अरब व्यापारियों तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर किसी को पता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अगला है, आपको याद रखना है। अरब में रहने वाले कुछ लोग बेदुइन थे। क्या कहलाते थे? बेदुइन। और जो क्या थे? आपके घुमक्कड़ कबीले थे। घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? जो घूमते रहते हैं, एक जगह टिककर बैठ ही नहीं सकते, ना वो अपना स्थायी घर बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते ऐसा, ठीक है। वो क्या करेंगे? आज इधर है तो कल कहीं और, परसों कहीं और, उसके अगले दिन कहीं और। तो इस तरह से वो घूमते रहते थे, इसलिए उनको बोला गया घुमक्कड़ कबीले। और क्या कहलाते थे? बेदुइन। और ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित थे। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मरुभूमि के बारे में बात हो रही है, यानी कि अरब है वो एक मरुस्थलीय देश है। तो वहां पर क्या होंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा ऊंट मिलेंगे, क्योंकि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरब में इस्लाम की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी आपके 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद रखना। अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई थी? 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने की थी। और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी क्या है? अल्लाह को सर्वोपरि मानता है। हमें पता है ईसाई धर्म और इस्लाम अल्लाह को सर्वोपरि मानता है, सबसे ऊपर मानता है। और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है? आपका कुरान। जिस तरह से हमारा क्या है? भगवत गीता है ना, तो इस तरह से जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? आपका कुरान। ठीक है, आगे देखिए। अगले 100 सालों में इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। कहां कहां पे? उत्तर अफ्रीका के अंदर, स्पेन के अंदर, ईरान में और भारत में फैल गया था। और अरब नाविक इस धर्म को भारत लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? आपके अरब नाविक। हमने बात की थी ना, जो अरब नाविक कहां पर आते थे? आपके पश्चिमी तट के ऊपर। यानी कि नॉर्मल सी और सीधी सी बात है, वो क्या करते थे? यात्रा करते थे, व्यापार करते थे। तो नाविक तो होंगे साथ में। तो जो अरब नाविक थे वो इस धर्म को भारत में लेकर आए थे। अब देखिए आगे। अरब ने लगभग 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। ये स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखने हैं। अरब ने लगभग 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। और सिंध कहाँ पे पड़ता है? आपका जो वर्तमान पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आपका सिंध। ठीक है, तो देखिए आज के चैप्टर में आपका इतना ही था। आप सिर्फ इन क्लासेस को आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे ना, जैसे एचटेट हो गया, चंडीगढ़ पीआरटी हो गया, चंडीगढ़ पीआरटी की तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, जहां पर मैंने आपको ये भी बता दिया था 15 के 15 क्वेश्चन कि कहाँ से उठाए हैं। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था साइड के अंदर, अगर आपको याद हो तो। इसलिए मैं बोलता हूँ जो कराऊंगा ना बेस्ट कराऊंगा। और रियल में उनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। पेपर हार्ड नहीं था। जैसे आपकी बार सीटेट हुआ तो काफी बोले कि भाई जो साइंस का पेपर है, जो सामाजिक का पेपर है, हार्ड था। पेपर हार्ड नहीं था, चक्कर क्या है ना, रिवीजन नहीं था। जैसे हमने ईवीएस की थ्योरी क्लासेस की थी, तो मैंने जब एमसीक्यू करवाए थे ना, उसके पहले थ्योरी क्लास करवाई, और थ्योरी क्लास करवाने के बाद जब एमसीक्यू करवाए थे ना, तो साथ में जब क्वेश्चन आता था उसके जस्ट पीछे मैं उस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करता था। जैसे हाथी के बारे में आ गया, तो मैं हाथी के बारे में जितने भी फैक्ट हमने थ्योरी में पढ़े थे ना, उसको मैं हर बार रिवाइज करवाता था। जैसे हाथी का क्वेश्चन अगर 10 बार आ रहा है ना, तो हाथी की थ्योरी को मैंने 10 बार ही रिवाइज करवाया। तो इसलिए मैंने जब पेपर हुआ ना आपका, तो पेपर के होते समय आपकी जो थ्योरी है उस समय तक कम से कम 15 से 20 बार रिवाइज हो गई थी। और उस वजह से क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आया तब भी सही हो गया। तो पढ़ने का तरीका यही है, आप मैक्सिमम रिवाइज कीजिए चीजों को। अगर रिवीजन होगा कंफ्यूजन बनेगा ही नहीं। थोड़ा सा भी कुछ हुआ अगर हेर फेर करता है स्टेटमेंट के रूप में, तो सीधा और सिंपल से आप पकड़ लेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत बेस्ट है आपका। इस चीज को आप याद रखना। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।